दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम रमेश है, आप सभी को पता है। और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे हेल्थ से संबंधित वीडियोस बनाता हूँ, नेचुरल डाइट से संबंधित वीडियोस बनाता हूँ और आप सभी मेरे वीडियोस देखते हो, वीडियोस को शेयर भी करते हो। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है कि मैं आजकल दिव्य शीष परम सुख आश्रम में ठहरा हूँ और इस आश्रम में जो एक निःशुल्क साधना शिविर करवाया जा रहा है और इस आश्रम का नाम है दिव्य शीष परम सुख आश्रम। तो आज इस वीडियो में मेरे सामने जो दो साधक बैठे हैं, तो ये अपने बारे में आपको बताएंगे। इनका क्या अनुभव था, इन्हें क्या इनको शारीरिक दिक्कत थी, कौन सी इनको बीमारी थी और ANDS आश्रम में आकर के इनका क्या अनुभव रहा, ये आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे। बाकी मैं आपको यही कहना चाहता हूँ इस वीडियो की शुरुआत में कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज के समय में जो स्वास्थ्य जो संबंधित दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। कैंसर घर घर में हो चुका है। तो इस वजह से लोग क्या है कि आजकल बहुत ज़्यादा परेशान रह चुके हैं और इनसे मैं आपको मिलवाऊँगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आइए मैं आपको मिलवाता हूँ। सर आप अपना नाम बताएं, कहाँ से आप? जी, मेरा नाम अमित कुमार शालियन है और मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से। जी। अच्छा, दिल्ली से हैं आप। सर आपका? मेरा नाम प्रमोद अमृत है, मैं बैतूल मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश से आए हैं आप। अच्छा, तो आपको कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स की आप ANDS आश्रम में क्यों आए? मतलब किस बीमारी को ठीक करने के लिए आए? मतलब क्या है किस तरह का रोग है आपको? जी, पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं एक फ़िज़िकल ट्रेनर हूँ और मैं फ़िज़िकल ट्रेनिंग्स देता हूँ दिल्ली में कई जगह, जैसे गुड़गांव, वसंत कुंज, गोल्फ लिंक एंड सैनिफॉर्म। तो मैं एक्सरसाइज करवा के किसी का स्टैमिना बिल्डअप करवा रहा हूँ, किसी को मैं वेट लूज़ करवा रहा हूँ, किसी को फिज़िक्स सही करवा रहा हूँ। तो स्वस्थ रहने का ही मेरा काम है। लेकिन आज मेरे को कुछ महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले पता चला कि मेरा ही स्वास्थ्य ख़राब हो गया और वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। मेरा CT स्कैन हुआ, उसमें मुझको पता चला कि मुझको लंग्स कैंसर है। और मैं ना मैं शराब पीता हूँ, ना मैं स्मोकिंग करता हूँ, कोई ऐसा लत नहीं है कि मैं जिससे मेरे को लगे। लेकिन तब भी मुझको ऐसा एक डिजीज़ लग गई जो मेरे को सोच से भी परे थी। तो जब मेरे को पता चला कि मुझको ये लंग्स कैंसर बता रहे हैं, तो ज़मीन निकल गई मेरे पैरों के नीचे से। तो मैं हॉस्पिटल गया, वहाँ पे मैंने चेकअप करवाए सारे। तो वहाँ पे वही है आपका जो इलाज होता है, आपको कहते हैं वो देते हैं, कहते हैं कीमो देते हैं, कीमो देंगे, फिर थेरेपीज़ देते हैं। वो पेनफुल होता है बहुत ज़्यादा। तो मैं ये चीज़ चाहता नहीं था कि मुझको इतना पेनफुल हो। मैं कुछ और ऑप्शन भी चाहता था, क्योंकि मुझको कुछ महीने में पता चला था कि मतलब कुछ और भी चीज़ें हो रही हैं जिससे हम कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज में मैंने कभी ली नहीं। तो अब मेरे को ये रास्ता देखना था कि मैं कैसे कहाँ पे अपना इलाज करवाऊँ जो मैं कर सकूँ, जो आयुर्वेदिक में जाऊँ, होम्योपैथिक में जाऊँ, एलोपैथिक में जाऊँ, कहाँ पे जाना है मेरे को नहीं। तो मैं एक बार वीडियो देख रहा था ANDS की, जिसमें एक माता जी, आनंदी माता हैं, जिन्होंने बता रखा था कि आपका खाली डाइट प्लान चेंज करके आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो पहले तो देखिए, वीडियो देख के तो किसी को यकीन होता नहीं है कि ये सच है या झूठ है, घर वाले भी राज़ी नहीं होते हैं। तो उसके बाद मैंने और मेरी वाइफ ने कई जगह फ़ोन मिलाया जहाँ पे हमको कॉन्टैक्ट नंबर मिले, तो हमको पता चला कि हाँ, ये सही है। तो हमने माता जी से बात करी और मैंने एक वीडियो और देखी थी, उसमें बताया गया था कि कैंसर भी बीमारी यहाँ पे ठीक हो जाती है। तो हमने माता जी से बात करी, हमने पूछा उनसे कि हम कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आ सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारा शिविर लग रहा है, तो आप वहाँ पे आ सकते हैं 10 दिन के लिए। तो आप वहाँ पे यहाँ पे आ जाइए फिर। तो हमने उनसे अपना कहते हैं रजिस्टर करवा लिया था और फिर हम 17 तारीख को यहाँ पे आ गए थे। तो 17 तारीख से अब तक हम यहाँ पे रह रहे हैं। मेरे को ऑलमोस्ट 9 दिन हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी पूरी बॉडी में यहाँ पे पेन था। मेरा ये हाथ पूरा सुन रहता था, ठीक है। तो मैंने कहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट करवा के मेरे बॉडी का ये तो पेन सही हो गया थोड़ा, लेकिन हाथ सुनपन नहीं ख़त्म हो रहा था। तो मैंने जब बात की फिजियोथेरेपिस्ट से, वो कहा कि नस दब गई है तो ये ठीक हो जाएगा। उससे पहले जब मेरे को पता नहीं था,
तो जब मैंने ये उपचार, इन्होंने पहले कहा कि आप घर से पहले 10 दिन पहले स्टार्ट कर दीजिए, तो मैं 10 दिन पहले स्टार्ट कर दिया। इसमें जो उन्होंने मेरे को बोला था कि डाइट ऐसे चेंज कर दीजिए, आपको कहते हैं एनिमा लेना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा, मैं सारी चीज़ें स्टार्ट करी धीरे धीरे। तो लकीली मेरे हाथ का जो सूनपन था बहुत ज़्यादा कम हो गया। और जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, 9 दिन हो गए हैं मुझको, तो एक चीज़ और थी कि मेरा आँखों में बहुत पेन रहता था यहाँ पे और यहाँ पे इस जगह पे। और जब मैं सो के उठ के लगता था कि मेरा कहते हैं नस दबी है और फिर एकदम से ब्लड सर्कुलेशन चल पड़ा है। तो वो चीज़ भी मेरी यहाँ पे ठीक हुई है। तो इतना कुछ होने के बाद मतलब आपको थोड़ा सा लग रहा है हाँ मेरे को फ़र्क तो आया है यहाँ पे। अब आगे रिज़ल्ट हमारे पे ही डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे कितना हमने सीखा और कितना अपने ऊपर करते हैं। तो आप जैसे आपको फर्स्ट टाइम कब पता चला कि आपको इस तरह का कैंसर है? आपको मतलब क्या सिम्टम्स बॉडी में उस टाइम आए थे? फिर आप अस्पताल गए चेकअप करवाने के लिए, आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ, कैंसर मतलब लंग्स कैंसर। तो पहली बार आपको कैसे पता चला इस चीज़ का? जी, पहले तो मुझको पता ही नहीं चल पाया कि मेरी बॉडी में पेन है। मैं जैसे मैं फिटनेस का ट्रेनर हूँ, तो मुझको लगा क्रैम्प आ गया है। पेन था तो क्रैम्प आ गया है। फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया, एक्वापंक्चर के पास गया, तो रिलीफ नहीं आ रहा था। तो मेरा अचानक से वेट भी गिर गया। तो मेरे घर पे मेरी सासू माँ आई हुई थी जी। तो उन्होंने कहा कि बेटा आपका वेट गिर गया एकदम, हो सकता है आपको कभी टीबी ना हो गई हो, आप एक बार टेस्ट करवा लो, क्योंकि हो सकता है किसी के आप कहते हैं कांटेक्ट में आ गया हो, कहते हैं लग गया हो। तो मैं गया कांटेक्ट मतलब फिर हॉस्पिटल गया, फिर हॉस्पिटल में मैंने चेकअप करवाया अपना। तो जितनी बार मैंने चेकअप करवाया, 3 बार अपना बलगम टेस्ट करवाया, उसमें नेगेटिव आया। अब मैं परेशान हो गया। तो फिर मेरे को किसी और, मेरी साली ने राय दी कि आप इस हॉस्पिटल में, तो मैं वहाँ पे गया उससे और बड़े हॉस्पिटल में। तो फिर वहाँ पे चनक पालिका में है दिल्ली में, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है मोती बाग में। तो वहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने चेक करवाया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपका वहाँ पे ही निकला, तो वहाँ पे बहुत अच्छी मशीन है, यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा उसमें बलगम में। मैंने वहाँ पे करवाया, वहाँ पे भी कोई रिजल्ट नहीं आया। एक्सरे देख के डॉक्टर कह रहे थे कि आपको हो सकता है टीबी ही है। फिर उन्होंने कहा कि डाउट तो यार कुछ और है, लेकिन इसमें कुछ आ ही नहीं रहा है, तो फिर आप ऐसे करिए कि CT स्कैन करवा लीजिए। जब मैंने CT स्कैन करवाया तो डॉक्टर को अनवांटेड टिश्यूज़ दिखे उसमें कि ये बड़े हुए हैं। तो तब उन्होंने कहा कि हो सकता है ये आपको कैंसर हो और लंग्स का कैंसर हो और आपकी खांसी भी बंद नहीं हो रही है। तो तब मुझको डाउट हुआ और तब जाके मैं एम्स हॉस्पिटल पहुंचा था। तो उसमें मेरा ब्रॉन्को कॉपी हुई थी, उसमें तो अभी तक कुछ नहीं आया। तो माता जी से मैंने पूछा, माता जी इसमें और भी टेस्ट करवाने के लिए कह रहे हैं, पैथ कह रहे हैं और कुछ और भी टेस्ट कह रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? तो माता जी ने साफ मना कर दिया, कोई टेस्ट मत कराओ, सीधा हमारे पास आ जाओ आप, और यहाँ पे हम देखते हैं आपको क्या करवाना है। ऐसी हुई थी। अच्छा, तो आप मतलब वहाँ पे पता चला था आपको हॉस्पिटल में ना? जी। तो जैसे ही आपकी यहाँ पे किससे बात हुई थी? आप आनंदी माँ जी से बात हुई थी ना आपकी? जी, तो आनंदी माँ जी से ही बात हुई थी, लेकिन मैंने एक वीडियो और देखी थी। मैं जिनको गुरु मानता हूँ, सुरेश मलिक जी को, उनकी वीडियो देखी थी मैंने, वो भी आनंदी माँ के साथ ही थी उनकी। तो उन्होंने खुद बताया था कि उनको 4th स्टेज का कैंसर था और उन्होंने इसी डाइट से उसको फॉलो किया था, और वो तब से अब तक यहाँ पे कहते हैं सेवा दे रहे हैं वहाँ पे। और मैं उनसे मिला, उनको मिल के भी मुझको पता चला कि हाँ ऐसा होता है, और इन्होंने इतना अच्छा मेरे को समझाया कि हमको विश्वास है कि हम अपनी डिजीज़ को लड़ सकते हैं उससे। तो आपने ANDS जो था ना, वो आपने घर में शुरू कर दिया था कि यहाँ आने के बाद ही शुरू किया आपने ANDS? जी, माता जी ने हमको पहले ही बोल दिया था कि आप कम से कम 10 दिन पहले आप स्टार्ट कर दीजिए। जब जैसी मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था आप नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दीजिए। पहले आप स्टार्टिंग में एक बार एनिमा कीजिए और 2-3 दिन के बाद फिर 2-2 कर दीजिए। जब मैं उनको पता चला कि मैंने दोबारा बीच में बात की, तो मैंने कहा माता जी मैंने ऐसे कर दिया, अब बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया, मैं खाली फलाहार पे आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप 3-3 बार दिन में 9 बार कर दीजिए। तो जैसे उन्होंने कहा था वैसे किया मैंने, और फिर मुझको रिजल्ट भी थोड़ा लगा। फिर मैंने यहाँ पे टिकट बनवाई, अपनी वाइफ के साथ सीधा यहाँ पे धर्मपत्नी के साथ आ गया। तो यहाँ पर आपको मतलब इन 9 दिनों में क्या क्या सिखाया गया? मतलब किसी तरह का कोई आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कोई दवाइयाँ दी जा रही हैं? मतलब क्या यहाँ पे 9 दिनों में क्या सिखाया गया आपको? मतलब आपका स्वास्थ्य किस तरह से यहाँ पे आपको लग गया बेहतर हो गया मेरा? जी, यहाँ पे हमको वैसे बताया गया तप सेवा सिमरन। इसमें हमको कुछ ज़्यादा ये नहीं है कि हमको दवाइयाँ दी जाती हैं, हमें खाली डाइट चेंज की जाती है, प्राकृतिक आहार पे हमको रखा जाता है। इसके साथ साथ हमको एनिमा की दिया जाता है कि करने के लिए बताते हैं, हम एनिमा करते हैं। एनिमा सबसे मेन यहाँ पे बताया जाता है कि एनिमा करिए। और प्राकृतिक आहार के साथ हम आपको कहते हैं डिटॉक्स जूस दिए जाते हैं। ग्रीन जूस हो गया, इसमें आपका कहते हैं ग्रेप जूस हो गया जो कैंसर वालों के लिए होता है, और 2-3 और हो गए, खीरे का जूस हो गया,
उसमें टमाटो मिक्स हो गया, गाजर का जूस हो गया, ये सब कुछ हमारे को यहाँ पे दिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब मैं आया तो मैंने 3 दिन का लंगन भी किया, मतलब व्रत रखा है 3 दिन का। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इतना लंबा लंगन नहीं रखा, 1 दिन का रख लेता था, लेकिन कभी मैंने बिना पानी के मैंने 3 दिन का लंगन नहीं रखा। वो मैंने यहाँ पे रखा, मेरे को कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर मेरे को लगा कि हाँ हम कर सकते हैं। तो लंघन भी इसमें एक मेन वो क्रिया है जिसको आपको करनी पड़ती है, उपवास 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 को। किया हाँ जी, आपने। उपवास को। तो उपवास करने से कुछ रिलीफ है आपको उसमें, जी, उपवास करने से मेरे को ऐसा तो मैं एकदम नहीं कहूँगा कि मेरे को एकदम से रिलीव आ रहा है, लेकिन जो मेरी बॉडी के अंदर चेंज हुआ था, मेरे हाथ का सूनपन कम हुआ था। अभी भी मेरे हाथ में थोड़ा सा सूनपन है, पहले बहुत झंझनाहट होती थी, मतलब मैं इतना ज़्यादा झंझनाहट होती कि मैं सोचता था कि क्या हो गया हाथ के अंदर, वो खत्म हुआ है। और सर में जो दर्द और आंखों में दर्द रहता था वो कम हुआ है मेरा। अब लंघन के लिए तो मेरे को बताते हैं माता जी, आपको कंटिन्यूसली 5-6 महीने 6 महीने आपको करना पड़ेगा, उसके साथ आपको डाइट भी चेंज करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे ये डिजीज़ आपको आई है, टाइम लिया होगा इसने, ऐसी ऐसी ठीक होने में भी आपको टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि आपको कहते हैं हॉस्पिटल में जो कहते हैं ट्रीटमेंट होता है जिसमें आपको पेनफुल होता है, कई लाख रुपए लग जाते हैं आपको, तब भी कहते हैं डॉक्टर का वो नहीं होता। देखिए कहीं पे भी गारंटी नहीं मिलती, ना आपको हॉस्पिटल में मिलेगी, ना आयुर्वेदिक में मिलेगी, ना हम आपको यहाँ पे दी जाती है। यहाँ पे साफ बोल देते हैं कि आपको गारंटी नहीं दी जाती, खाली उपचार करते हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कहते हैं हमसे कोई ज़्यादा चार्ज वगैरह चार्ज ही नहीं लेते, निःशुल्क है ये एकदम। तो जब आपको कोई सेवा निःशुल्क मिल गया तो वहाँ पे किसी का लालच बनता ही नहीं है, और जब लालच बनता नहीं है तो सेवा भाव देखा जाता है वहाँ पे। तो उसी सेवा भाव से हमारे को यहाँ पे सेवा दे रही है। हम साधक आए हैं, हमारे को इतनी अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता है यहाँ पे ADNS में, कि हमको विश्वास नहीं था कि इतना अच्छा हमारे को ट्रीट होगा। और आंधी माँ कहते हैं सुरेश सर के, तो हम तो तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारा इतना ध्यान रखा है यहाँ पे। चलो ठीक है, बाकी अब आपसे बात करते हैं। तो प्रमोद जी, आप बताएं आप किस बीमारी को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं इस आश्रम में? मुझे लीवर मेटासिस था, एड्रिनल कार्सिनोमा के साथ। मैं ऑपरेशन भी करा चुका हूँ और साथ में 3 कीमो भी ले चुका था। 3 कीमो के बाद जब मैंने दोबारा पेट स्कैन कराया तो घटने की बजाय मेरा कैंसर बढ़ते हुए नज़र आया। सभी परिवार वाले घबरा गए। हमें इस डाइट के बारे में उस समय कुछ भी पता नहीं था। फिर हमारे एक रिलेटिव है जो यहाँ से करके गए हुए थे 2024 में, रामदास जी गढ़ेकर, उन्होंने हमें इसके बारे में बताया। फिर मैंने आनंदी माँ के वीडियो देखे, उनसे कंटिन्यू बात करी गढ़ेकर जी से, उन्होंने बताया और उसी दिन से मैंने फॉलो कर दिया। 2 फरवरी को मैंने पेट स्कैन कराया था और 5 तारीख से मैंने इस चीज़ को फॉलो करना चालू कर दिया था। तो लगभग मैं 1.5 महीना से करते आ रहा था घर पे। उन्होंने लंघन बताया, सब चीज़ें जो बताया वो पूरा किया मैंने। लेकिन करके ऐसा नहीं लगा मुझे कि आदमी नहीं कर सकता ये चीज़ें। फिर यहाँ आया, यहाँ का पता चला, अंकित भाई से मैंने बात करी कि मुझे आना है, ऐसी ऐसी बात है, मैं इतने दिन से कर रहा हूँ घर पे। तो उन्होंने बोला ठीक है, इस समय हमारा शिविर लग रहा, आप यहाँ आ जाइए। यहाँ मैं 18 तारीख को शाम में आ गया था। उसके बाद सुरेश भाई से बात हुई, माता जी से बात हुई 19 को। उसके बाद अपना कंटिन्यू यहाँ हमें सिखाया गया कि कैसे करना है इसको और बेहतर तरीके से। उन्होंने बताया कि लंघन भी करना है, डिटॉक्स जूस लेना है और साथ में एनीमा अपना कंटिन्यूस करना है, दिन में 3 बार और 3-3 टाइम करना है उसे। यहाँ का जो है परम सेवा सुख समृद्ध, ये एकदम निःशुल्क है, इसमें कोई शुल्क नहीं ली जाती। यहाँ पे सुरेश मलिक जी अपने हाथों से जूस बना के साधकों को पिलाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा बना के दे रहा, वो खुद अपने हाथों से जूस बनाते हैं और जो साथ में आते हैं उनके लिए फल फ्रूट की व्यवस्था करते हैं। सभी चीज़ें अपने हाथों से करके ये करते हैं। तो जैसे आपको कैंसर के सिम्टम्स आए थे ना, तो शुरू में आपके शरीर में क्या हुआ था, मतलब ये बताएंगे आप? किस तरह का पेन था आपको, क्या हुआ था मतलब? जब मुझे कैंसर के सिम्टम्स आने शुरू हुए थे तो मुझे बैक पेन होता था। उसके लिए मैंने MRI वगैरह सब कराया। मैं खुद भी फार्मासिस्ट था तो MRI वगैरह सभी करवाया। MRI में बैक में गैप निकला था L1 L4 में। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कराया, ठीक भी हो गया, फिर भी पेन बंद नहीं हुआ मेरा। फिर हमारे एक आयुर्वेद डॉक्टर साहब है, डॉक्टर कौशल राज गढ़ेकर, उन्होंने बोला भैया अब आपका पेन बंद नहीं हो रहा, आप एक काम करिए, एक बार सोनोग्राफी कराइए। मैंने सोनोग्राफी करवाया। सोनोग्राफी में मुझे डिटेक्ट हुआ ये। फिर CT स्कैन कराया और सीधा फिर उसके बाद हमने 8 दिन के अंदर ऑपरेट करवाया था।
क्योंकि मेरा 19 सेंटीमीटर का एड्रिनल ग्लैंड वाला हो गया था। तो घर वाले सभी डर गए थे, तो सभी बोले पहले इसको निकालो, उसके बाद में फिर बाकी ट्रीटमेंट कराएंगे अपन। अच्छा, तो फिर आपको ANDS के बारे में पता चला, फिर आप ANDS की मतलब फ़ोन पे किससे बात हुई थी आपकी? मेरी फ़ोन पे अंकित मलिक से बात हुई थी। तो ANDS का आपको किसी व्यक्ति से पता चला था? हाँ, मुझे एएनडीज के बारे में रामदास जी गढ़ेकर से जानकारी प्राप्त हुई थी, जो मुल्ताई में रहते हैं। तो जैसे ही आपने ANDS के बारे में सुना ना, तो ये आपने वीडियोस देखे, उन्होंने आपको बताया कि यहाँ पे किसी तरह का कोई दवाई नहीं दी जाती है, कोई सप्लीमेंट नहीं दिए जाते हैं, ना ही कोई पैसा लिया जाता है। तो आपको इन बातों पे विश्वास हुआ था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है और बिन दवाई से भी इतना बड़ा रोग ठीक हो सकता है? जी हाँ, विश्वास मुझे ये इसलिए हुआ था क्योंकि जिन्होंने मुझे बताया वो खुद एक कैंसर पेशेंट थे। उनका 2024 में उन्होंने एक भी कीमो नहीं लिए। फिर उनसे मैं मेरे पूरे घर परिवार को मिलवाया। जब मेरे पूरे परिवार को उन पे यकीन हुआ कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है, फिर उन्होंने ही मुझे बताया कि आप आनंदी माँ के शिविर जाइए, उनसे बात करिए। उसके बाद हम अंकित भाई से बात करके यहाँ का रजिस्ट्रेशन करवाए। अच्छा, तो जो कैंसर जैसे इतना बड़ा रोग है, जिसको सुन के आदमी घबरा जाता है, या तो अपने मतलब बुरे दिन देखना शुरू कर देता है, परिवार भी सारा टेंशन में चला जाता है। अब आप दिव्य शीश परम सुख आश्रम में आए हैं, आप 9 दिन यहाँ पे लगातार रहे, तो अब आपको आगे का क्या लग रहा है? आगे का फ्यूचर इस ANDS आश्रम में जो आपने सीखा वो आपको कितना काम करेगा? आपका स्वास्थ्य इससे कितना बेहतर होगा? मतलब आगे को आपको होप अच्छी है, क्योंकि आप एक कैंसर रोगी हैं, तो आने वाले समय में क्या आप अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाएंगे? जी हाँ, यहाँ पे आने के बाद मुझे ये अंदर से इच्छा हुई कि मैं ठीक हो चुका हूँ। मैंने यहाँ 3 दिन निर्जला भी किया, बिना पानी के भी रहा। उसके बाद भी ऐसा नहीं लगा कि हमने कुछ खाया पिया नहीं है, ऐसा लगा कि हमारा पेट भरा हुआ है, कोई ये नहीं। और इत्मीनान से आराम से सभी चीज़ें हो पाई। और यहाँ आने के बाद इतनी एनर्जी मिलती है कि ऐसा लगता है कि हम बीमारी नहीं है, हम ठीक है, स्वस्थ है। हमें ये अंदर से एनर्जी मिलती है। तो कुल मिला के अगला जो जीवन है, तो आपको कैंसर सबसे अब इतना घबराहट नहीं है, इतना डर नहीं है कि मैं अपना जीवन अच्छे से जी पाऊंगा और लोगों को भी इस बारे में जागरूक कर पाऊंगा। इस चीज़ में आके ऐसा है कि हम हमारे प्राकृतिक आहार पे रहेंगे आजीवन, और दूसरों को भी इसी बारे में बताएंगे कि भाई गाय का दूध न पिए, गाय उससे बनी चीज़ें न खाए, गौ हत्या न करे, अत्याचार न करे। इस बारे में लोगों को अवेयर करते रहेंगे और ANDS प्राकृतिक आहार के बारे में लोगों को बताते रहेंगे। अब जैसे कि मैं एक व्यक्ति हूँ, नॉर्मल आदमी हूँ, मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ, अच्छा सब कुछ बढ़िया कर रहा हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं स्मोकिंग नहीं करता, मैं शराब नहीं पीता, मैं कोई नशा नहीं करता, कोई ऐप मेरे में अंदर नहीं है। लेकिन अचानक मेरी तबीयत ख़राब होती है और मुझे हॉस्पिटल से बोला जाता है कि आपको कैंसर है। तो क्या कारण हो सकता है? इसके अलावा और क्या कारण है? स्मोकिंग के अलावा और क्या कारण हो सकते हैं कैंसर, जैसे कैंसर हो जाता है, और क्या रीज़न हो सकते हैं, आप बताएंगे? कैंसर के एक तो जैसे मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन भी कारण हो सकता है। और हमने यहाँ पे जब शिविर में आया तो मैं आपको बताया जाएगा, कोई टेंशन आप रखते हैं तो टेंशन की वजह से भी ये हो सकता है। जैसे कुछ भी आप सोच रहे हैं, कई महीनों से या साल से सोच रहे हैं, तो उस टेंशन में भी कैंसर की उपलब्धि हो, क्योंकि ये जब आपकी बॉडी कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती है, आप दिमागी तौर पे भी कमज़ोर होते हैं, तो आपकी बॉडी उस चीज़ का रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करने पे जो चीज़ हमारी, देखिए कैंसर तो आपको पता है सबकी बॉडी में ही होता है, और जब उसको मौका मिलता है तो वो कहते हैं अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। उसको पता चल गया मैं हावी हो गया हूँ, मैं अपना काम करूँगा। तो कैंसर का आज के टाइम पे, अगर जैसे मैं भी स्मोकिंग और कहते ड्रिंकिंग नहीं करता हूँ, तो मुझको इस चीज़ का बहुत दुख हुआ था कि मैं कुछ करता नहीं हूँ, और जो मेरे जितने यार दोस्त हैं वो सब स्मोकिंग करते हैं और ड्रिंक्स करते हैं, और उनको कुछ नहीं और मेरे को वो ज़्यादा है। तो इस चीज़ का मेरे को एकदम से शॉर्ट लग गया, ये क्या किया मैं, ना बाहर का खाता ना पीता, घर का मैं खाता हूँ सारा। और घर का खाने के बाद भी मेरे घर में अगर कहते हैं मैदे की चीज़ें बनती है, मैं तब भी इसको इग्नोर मारता हूँ। जैसे नूडल्स हो गए, चाउमीन हो गई, मैगी हो गई, ये तक नहीं खाता था मैं, मेरे घर वालों को पता है कि मैं पसंद नहीं है। आप ये सोचो फिर मैंने खाया क्या है, मैंने घर का भोजन ही तो खाया है, और उसके बाद भी मुझको ये कहते बीमारी लग गई है। अब बीमारी लग गई है तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझको हो क्या गया, कैसे हो गया, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ना मैं इधर सोच पा रहा हूँ, ना मैं उधर सोच पा रहा हूँ। अब मेरी फैमिली का होगा क्या, अब देखने वाला कौन है, इनका कौन करेगा। इसी चीज़ में मेरे 5-6 दिन तो ऐसे निकल गए रोने में और धोने में कि अब क्या होगा।
तो वो चीज़ समझ में नहीं आई थी। लेकिन आज पता चला है मुझको यहाँ पे आके कि मेरी ही जो घर की डाइट है उसका भी एक मूल कारण हो सकता है कि मुझको ये बीमारी लग गई हो गई हो। और उसी डाइट को मैं सुधार के अपनी, अगर इस डिजीज से मैं लड़ सकता हूँ, फाइट कर सकता हूँ, तो क्यों ना करूँ। खाली मेरी जीभ का ही तो टेस्ट जाएगा, मेरे को बस ये चटपटी चीज़ें ही तो नहीं खानी पड़ेगी, लेकिन प्राकृतिक आहार तो मैं खा के अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, अपनी फैमिली के साथ तो रह सकता हूँ। तो देखिए संघर्ष तो है, ये नहीं है कि कहते हैं आप सोचोगे नहीं ये बहुत ईजी और सरल है। संघर्ष है जीवन में भी। आपको कहते हैं अपना त्याग करना पड़ेगा, आपको दूध छोड़ना पड़ेगा, आपको वो चीज़ें खानी छोड़नी पड़ेंगी जो आपकी प्रिय थी। मेरे को साग पसंद था बहुत ज़्यादा, कहते हैं आपका कहते हैं गोलगप्पे और कहते हैं बल्ले पापड़ियाँ पसंद है, जो भी है शादी वादी में जो भी आप खा रहे हैं, कभी कभी जो भी है बाहर जाके कभी खाने का मन करता है तो होता है। और घर में भी बहुत ऐसी चीज़ें स्वादिष्ट बनती है। मीठे का शौकीन हूँ, जैसे कि मैं गाजर का हलवा वगैरह ये सब कुछ मेरे को बहुत पसंद है, वो सब कुछ मैंने त्याग कर रहा हूँ। नॉनवेज भी मुझको बहुत पसंद था। आज के टाइम पे मैं जब से यहाँ पे आया हूँ मैं एक वेजिटेरियन बन गया और मैंने कसम खा ली मैं वेजिटेरियन ही रहूँगा। तो ये चीज़ मेरे को त्याग करनी पड़ी, जिससे मेरी हालत और मेरी सेहत ख़राब हुई। मैं क्यों ना उस चीज़ को अपनाऊँ जिसको अपना के मैं स्वस्थ हो सकता हूँ, आगे भी स्वस्थ रह सकता हूँ और दूसरों को बता के उनको भी स्वस्थ कराने की कोशिश कर सकता हूँ। तो वो एक डाइट ही है और जिससे जो हमको ANDS से ही पता चला है। तो मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा आप संघर्ष करें, और संघर्ष करके आप देखिए हॉस्पिटल में ही संघर्ष करना पड़ेगा आपको। डॉक्टर जो ट्रीटमेंट बताएंगे उसमें भी बहुत पेनफुल है। वो मैंने देखा है कीमो वगैरह से जो थेरेपी चलती है और रेडिएशन जो थेरेपी दी जाती है उसमें कितना पेन होता है। मैं जब हॉस्पिटल में था मेरे सामने कीमो देते देते एक अंकल की डेथ हो गई ऑन द स्पॉट, वो गए। उसी दिन मेरे को समझ में आ रहा है लोगों की हालत क्या हो रखी है हॉस्पिटल में। इतनी भीड़, इतना भड़ाका, लोग देख रहे हैं, डेट मिल रही है तो 8-8 10 12 15 दिन के बाद की भी डेट नहीं है, महीनों की डेट आ रही है कि टेस्ट ही आपका तब होगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसे हो जाता है कभी कभी। अगर आपका लिंक है तो ठीक, मतलब जो भी मैं कहूँगा चाहे वो तो कुछ भी है, लेकिन नहीं, जो पैसे वाला है वो भी अपने पैसे कई लाख रुपए खर्च करता है, गरीब आदमी तो बुरी हालत है। जब आपको पता है कि आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है यहाँ पे, आपको कुछ नहीं करना, खाली एक संघर्ष में आपको अपनी वो चीज़ अपनानी है जो मुश्किल भी नहीं है, टेस्ट छोड़ के। तो मैं तो यही कहूँगा कि उन लोगों को जिनको ये चीज़ है, कैंसर है, उनको यहाँ पे आना चाहिए और अपनी इस बीमारी को यहाँ पे लड़ने का एक सर्वप्रथम कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और आगे जाके अपने भविष्य को अगर आप स्वस्थ को लेना चाहते हैं तो लंबा भी हो सकता है। ये मेरे को पक्की गारंटी है। यहाँ पे आके लगा मुझको एक जो होता है ना कॉन्फिडेंस आना, विश्वास आना, तो मेरे को लगा जैसे प्रमोद भी मुझको मिला। प्रमोद से ही बात करके मुझको लगा कि प्रमोद की हालत तो मुझसे भी ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि अगर मैं भी थेरेपी ले लेता था तो ये प्रमोद कई दिनों तक तो बेड में ही पड़ा रहा था, उठ भी नहीं पा रहा था। जब मेरे को उसने बताया अपने बारे कि मैं उठ भी नहीं पा रहा था यार, और खाने पीने की बात तो मैं कुछ भी नहीं कर। जब इन्होंने थेरेपी लेनी स्टार्ट करी तो ये उठे, खड़े हुए, अपनी मम्मी पापा के लिए भी इन्होंने कहता है भोजन बनाना स्टार्ट किया, और ख़ुद अपने घर के सामने मतलब गार्डनिंग भी कर रहे हैं, अपने लिए सब्जियां उगा रहे हैं। तो मेरे को इनको देख के बहुत उत्साह हुआ कि हाँ ये ऐसा बंदा जो इतनी चीज़ से लड़ के आ रहा है, वैसे भी पेन खा रहा है और अब उसको इतना अच्छा फ़ायदा हुआ है, तो क्यों मैं ना इनकी तरह ही करूँ। तो इन भाई से भी मुझको बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और बहुत कुछ मेरे को यहाँ पे करने को मिला और बहुत लाभ भी मिला है मुझको। जैसे हम बचपन में पले बड़े हैं अपने परिवार में, है ना जी। तो हमारा जो आहार था जी। तो हमें सबसे ज़्यादा ना बचपन में दूध बहुत ज़्यादा दिया जाता है, गाय जी, का, जी। भैंस का। खीर हमने बहुत खाई है, हम सब ने बहुत ज़्यादा खाई हुई है, दूध से बनी सारी चीज़ें खाई हुई है। लेकिन मैं भी आपकी तरह ही साधक हूँ, मैं भी यहाँ पे सीख रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें ये शिक्षा दी गई कि हमें दूध छोड़ना है ना। तो आपको क्यों लगता है दूध एक पौष्टिक आहार भी माना गया आयुर्वेद में, है ना, दूध एक पौष्टिक आहार है, कि दूध एक अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे हमें सिखाया गया कि हमें दूध नहीं छोड़ना है, दूध नहीं पीना है, दूध या दूध से बनी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो क्या कारण है कि दूध से भी हम, जो आपको कैसे यहाँ पे बताया गया कि दूध से भी हम बीमार हो सकते हैं, दूध से हमारे मतलब जीवन में क्या क्या ब्लॉकेजेज आ सकती हैं, आप बताएंगे मतलब क्या क्या हो सकते हैं? दूध हमें इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि किसी भी दुधारू प्राणी को जब दूध आता है जब उसको बच्चा होने वाला रहता है, और वो भी केवल उसके बच्चे के लिए रहता है दूध। तो भाई हम गाय के बच्चे तो है नहीं, हम तो इंसान के बच्चे हैं। तो गाय को दूध कब आएगा? जब उसको बच्चा होने वाला रहेगा। तो वो दूध केवल उसी के बच्चे के लिए रहता है। हमें यहाँ आके ये चीज़ पता चली, तो उस चीज़ को
हम कैसे कंज्यूम कर पाएंगे? किसी माँ को कष्ट दे के, किसी बच्चे को कष्ट दे के हम वो चीज़ अगर कंज्यूम करेंगे तो हमें भी तो कष्ट होगा। ये है मेन दूध का। और उसके लिए हम गाय को सूखा चारा, केमिकल, इतना सब खिलाते हैं दूध निकालने के लिए। केवल एक दूध के लिए गाय के ऊपर इतने अत्याचार किए जाते हैं कि उसे ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, बच्चे को पिलाया नहीं जाता, बच्चों को दिन भर भूखा रखा जाता है। सुबह एक बार पिलाया जाता है, शाम को एक बार पिलाया जाता है, दिन भर बच्चे को बांध के रखा जाता है, माँ और बच्चे दोनों को अलग रखा जाता है। इतना अत्याचार होता है, इसलिए दूध से तो नहीं करना चाहिए, दूध को छोड़ ही देना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि अपना खाना जो है मनुष्य का, वो है कंदमूल, फल फूल, प्राकृतिक आहार। पका हुआ खाना अपने लिए नहीं है। इसलिए जितना हो सके अपने आहार पे आइए, प्राकृतिक खाने की ओर आइए। हमें ये चीज़ यहाँ सिखाई जाती है और इसी को चेंज करके हम अपनी बीमारी से लड़ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक खाने के बाद एनर्जी नहीं आती है, भरपूर एनर्जी रहती है, कोई एनर्जी की कमी नहीं रहती है इसमें। तो इतने दिनों से आप प्राकृतिक आहार पे हो आप, है ना? 8-9 दिनों से यहाँ पे तो पका हुआ भोजन तो बनता ही नहीं है, मैंने नहीं खाया। यहाँ तो आश्रम में तो भोजन अलाउ ही नहीं है, अलाउ ही नहीं किसी के लिए नहीं है बनता है वो तो। हाँ, बाहर से भी नहीं लेके आ बाहर सकते से कुछ। नहीं अगर हमारे लाते। साथ जो हमारे फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं वो भी कुछ आपको बाहर से लेके नहीं आएंगे, उनको भी वही आहार खाना पड़ेगा जो हम खा रहे हैं। तो इससे भी माँ को एक पॉजिटिव थिंग्स मिलती है कि हाँ, अगर हम खाना वाना देखेंगे, यहाँ पे मेरी वाइफ जैसे आई है, उसको खाना खाने को मिल रहा है पका हुआ, और मैं उसको देख रहा हूँ ये तो खा रही है और मैं नहीं खा रहा, तो वो भी नेगेटिव थिंग हो गया। एक मेंटली आप कमज़ोर हो सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी है कि जो हमको मिल रहा है वही मेरी वाइफ को मिलेगा, वही इनको मिलेगा, वही आपको मिलेगा। तो अपक्व आहार लेकर के आपके शरीर में पहले से ज़्यादा एनर्जी है कि कम हुई है, या लोग बोलते हैं कि कमजोरी आ जाएगी, या पका हुआ आहार हम नहीं खाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, इस तरह का है कुछ? जी, ये तो मैंने आज ही देखा, आज नौमी है। तो नौमी के दिन में हमारे यहाँ पे एक छोटी बच्ची आई हुई, गुनगुन, जो बहुत अच्छा डांस करती है, और बाहर से भी कन्या आई हुई थी जो डांस कर रही थी वहाँ पे। तो वो सब पका हुआ खाना खाती हैं और कंटिन्यूसली गाने बज रहे थे। उन गानों में जो बच्चियाँ नाच रही थी, जो पका हुआ आहार ले रही थी, वो थक के थोड़ी देर बाद बैठ गई। और जो हमारी गुनगुन बेटी थी, जो हमारे साथ रह रही है 8-9 दिनों से, जो प्राकृतिक आहार ले रही है, वो बच्ची बिल्कुल भी नहीं थकी और कंटिन्यू नाची। उसके बाद भी 4-5 गानों के बाद और नाची। अगर उसको रोका नहीं जाता तो मेरे ख्याल से 2-3 गाने और नाच लेती वो। तो आप ये खुद ही देख लीजिए कि जो पका हुआ आहार ले रहे हैं बच्चे, उनको भी थकावट हो गई। जो बच्चा नहीं ले रहा है, जो हमारे साथ फल खा रहा है, ठीक है, जूस ले रहा है, और वो उनसे ज़्यादा अच्छा नाच रही है और ज़्यादा समय तक नाच रही है और सांस भी नहीं फूल रही, बहुत अच्छी एक्टिव है, तो उससे साफ पता चलता है कि प्राकृतिक आहार से में ज़्यादा एनर्जी होती है पके हुए खाने के मुकाबले। हाँ, तो ये मतलब जो प्राकृतिक आहार जो होता है वो कहीं मामले से अच्छा है हमारे पके हुए आहार से, है ना? तो आपको कोई इन दिनों में कोई कमजोरी वगैरह कुछ नहीं, महसूस? कोई कमजोरी नहीं। मुझे जब से मैं ANDS को फॉलो किया हो, जब से मुझे और एनर्जी महसूस होती है। पहले तो पका हुआ खा के मैं दिन में सोता भी था, लेकिन इसको खाने के बाद ऐसे आलसी वगैरह कुछ भी नहीं आता है, मस्त अपना ये रहता है, एनर्जी से भरपूर रहते हैं। मतलब काफ़ी हद तक आपको पहले से बेटर अब पहले महसूस हो रहा है ना? तो ANDS आने वाले समय में आप ANDS के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहेंगे, ANDS के बारे में लोगों को बताना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। मैं पहले स्वस्थ होकर फिर दोबारा आऊँगा माता जी से मिलने के लिए, सुरेश सर से जो मेरे गुरु हैं उनसे ही मिलने आऊँगा। और जैसे उन्होंने सेवा भाव से दूसरे लोगों को, साधुओं को सेवा दे रहे हैं, मैं भी उनका अगर 10% भी मैंने उनका कर लिया तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगा कि मैं भी उनकी ही राह पे चल रहा हूँ और मैं दूसरे लोगों को बता पा रहा हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो मैं तो आने वाली प्लानिंग में कर रहा हूँ। माता जी ने जैसे सिखाया है कि प्लानिंग आपको कैसे करनी है, मैं वैसे ही प्लानिंग करूँगा और वैसे ही कार्य करूँगा। यहाँ पर ना एक, जैसे मैं यहाँ पे आया ना, जी। तो मैं तो ये सोचता था पहले इस आश्रम में सिर्फ प्राकृतिक आहार दिया जाएगा और एनिमा वगैरह करवाया जाएगा, यही हमें एजुकेशन दी जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा 8 से 9 दिनों में जो हमारी माता जी है, आनंदी माता जी, उनके द्वारा एक बहुत ही अच्छी एजुकेशन दी जा रही है हमारी पॉजिटिव माइंड को लेकर के, हमें क्या बोलना चाहिए,
क्या देखना चाहिए, क्या महसूस करना चाहिए। तो क्या लगता है ये जो आपको एजुकेशन सिखाई जा रही है, एक सीक्रेट आपको बताया जा रहा है, क्या इससे भी हमारा स्वास्थ्य ठीक हो सकता है? आप बताओ। अगर आदमी पॉजिटिव वे में रहता है और खुश रहता है तो हमेशा उसकी बीमारी हील होती है। और माता रानी ने ये बताया, माता जी ने हमें, कि हमेशा हर किसी का शुक्राना करना चाहिए, हर किसी को शुक्रिया करना चाहिए। अपने शरीर से लेके जो भी प्राणी हैं इन सभी का शुक्रिया करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर क्या पॉजिटिव थिंकिंग आती है। अगर शरीर में पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी तो अपने आप शरीर हील होते रहता है, हम जिससे हमें लड़ने में और सहायता मिलती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जब मैं यहाँ पे आया था पहले दिन तो मेरा तो जी मुंह लटका हुआ था। मैं सही बताऊँ तो कि होता है ना, डिप्रेशन में बंदा रहता है, मुंह लटका के बैठा हुआ। मैं यहाँ पे एक आध दिन 2 दिन तक मैंने बात ही भी नहीं करी किसी से, कि सही से मैं किसी से बात की हो ना, मेरे को किसी का नाम पता। आज मेरे को सबका नाम पता है यहाँ पे। तो माता जी की जो हमको सीख मिली है, नेगेटिव थिंग को छोड़ना और पॉजिटिव को अपनाना, और हर चीज़ में शुक्राना करना, हर चीज़ के लिए पॉजिटिव होना। जैसे आप उठते हैं, उठते के साथ आपको कहते हैं प्रभु का शुक्राना करना है कि उन्होंने आपको नई ज़िंदगी दी, नया दिन दिखाया, नई सांसें दी। अपने माता पिता को शुक्राना करना है जिन्होंने इस दुनिया में लाए, पृथ्वी माता को देना। मतलब हर चीज़ को हमको शुक्राना करना है, छोटी से बड़ी चीज़ के लिए। और वो 3-4 दिन तो ये मेरे को 2 या 4 दिन तो 2 दिन तो मैं कहूँगा कि मेरे सर से निकली कि ये है क्या। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि इसको करते क्या थे। और माता जी एकदम फटाक से वो चीज़ करके दिखा देती थी। अगर सोचना पड़ रहा है तो मैं सोच नहीं पा रहा था उस बारे में कि मैं अगर ये चीज़ का मेरे को शुक्राना करना है तो मैं करूँगा कैसे। और माता जी जस्ट अ सेकेंड वो बोल देती थी। तो उन्होंने माँ को पहले 2-4 दिन तक गाइड किया, ऐसे ऐसे करना, और रोज़ हमारे को प्रैक्टिस करवाया क्या लिख के, आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है। और फिर मैंने क्या हुआ, देखिए दिल्ली में क्या होता है, रात को हम जब सोते हैं हम लेट सोते हैं, 12 बजे 1 बजे, और सुबह जो उठ रहे हैं लेट ही उठ रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे यहाँ पे दिन परिवर्तन जो चक्र था वो चेंज हो गया। मैं यहाँ पे सुबह 4 बजे उठने लग गया जैसे माता जी ने बताया, और रात को मैं 8:30-9 बजे सो जाता हूँ यहाँ पे। तो उससे भी मेरे एक दिन जो चक्रिया था वो चेंज हुआ। मेरे को दिन पता चला कि मेरे पास कितना अच्छा दिन है और कितनी अच्छी रात है, मैं जितना लंबा सो सकता हूँ, और शुक्राने करके मैं अपनी नींद को भी और अच्छा कर सकता हूँ। तो एक तो पहली बात तो ये, फिर शुक्राना करके पॉजिटिव थिंक आके खुद भी मैं पॉजिटिव हो रहा हूँ, दूसरों को पॉजिटिव मैं करने की इच्छा रख सकता हूँ। तो माता जी की इसी कहते हैं मेडिटेशन से और शुक्राने से हमको इतना सीखने को मिला है कि हमको हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर आप पॉजिटिव ही रहोगे तो आप स्वस्थ भी जल्दी होगे, हील भी जल्दी करोगे। आप दवाई खा रहे हो तो दवाई के साथ साथ आपको हीलिंग पावर भी तो, मेंटली पावर भी तो चाहिए, और ये दवाई है नहीं, ये तो प्राकृतिक आहार है। इसको खा के तो आपको ये भी पता है कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होना है। साइड इफ़ेक्ट फलों को अच्छे से धो और धो के खा लो। और इतने अच्छे हिमाचल में यहाँ पे आया हूँ, इतना अच्छा वातावरण है, ऑक्सीजन का लेवल इतना अच्छा है कि मैं दिल्ली में कभी सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पे वातावरण, अगर मेरे को कहते हैं ना जाना होता तो मैं यहाँ पे और रुकता। मैं सही बताऊँ तो बहुत अच्छा, यहाँ पे आ जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन हमको जाना पड़ रहा है अपने बच्चों के लिए, कि बच्चे याद कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको उस चक्कर में। इसलिए तो मैं तो हाथ जोड़ कहते हैं आनंदी माँ, और कहते हैं सुरेश मलिक जो गुरु जी हैं हमारे, उनको तो मैं बार बार धन्यवाद करूँगा। तो जितनी बार हम पैर छुएं उतना कम है, जिन्होंने वहाँ को इतनी अच्छी शिक्षा दी है, इतना अच्छा बताया हमारे को। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये एजुकेशन यहाँ पे दी जा रही है आनंदी माता जी द्वारा, इसको असल में कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जो हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं वही हमारे पास आता है, चाहे हम पॉजिटिव सोचें चाहे हम नेगेटिव सोचें। अक्सर अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जानकारी लेनी है, पढ़ाई करनी है, तो इसके स्पेशल मोटिवेशन स्पीकर होते हैं, कोचेज़ होते हैं जो इसकी फ़ीस लेते हैं। इसकी जूम मीटिंग्स होती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जो हर महीने पैसा लेते हैं। 21 डेज़ का वो कोर्स करवाते हैं। कोई 1000 रुपये लेता है, कोई 2000 लेता है, कोई 500 लेता है। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा ये एजुकेशन यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क सिखाई जा रही है। एक तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर किया जा रहा है, और दूसरी तरफ से हमें ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो एजुकेशन है बिल्कुल फ्री दी जा रही है। तो कुल मिला के सारा का सारा ये निःशुल्क ही है, मतलब हर चीज़ यहाँ पे निःशुल्क है। मैंने मतलब जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो मुझसे भी किसी तरह के यहाँ पे कोई पैसे नहीं लिए गए। रजिस्ट्रेशन फ्री है, यहाँ पे आपको जो आहार दिया जाता है सारा वो फ्री है, रहना फ्री है, इतना बढ़िया रूम हमें यहाँ पर मिला हुआ है, ये भी बिल्कुल फ्री है। तो स्वास्थ्य के साथ साथ
एजुकेशन जो है, जो हमारी पॉजिटिव सोच को ठीक रखती है, वो भी बिल्कुल फ्री है, जिसके लिए हमें बाहर पैसे देने पड़ते हैं। स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, हज़ारों में, लाखों में, और इस एजुकेशन को सीखने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं, जो कि यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क है, जो कि इस आश्रम की सबसे अच्छी बात है। सबसे बढ़िया जो बात मुझे ये लगी, ये मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो सिखाया जा रहा है फ्री में, ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी। तो आप क्या कहना चाहो, आपको जैसे निःशुल्क एजुकेशन दी जा रही है? हाँ, यहाँ पे ये जो निःशुल्क एजुकेशन है, इसमें किसी भी चीज़ के लिए 1 रुपये भी अपने से नहीं लिया जाता है। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से आइए, रजिस्ट्रेशन करा के आइए पहले, और जो सिखाया जाता है वो पहले सीख के आइए कुछ दिन, ताकि आपको यहाँ दिक्कत ना हो किसी चीज़ की, क्योंकि यहाँ एनीमा करना पड़ेगा, पका हुआ खाना नहीं मिलेगा, इसलिए आप थोड़ा सा सीख के आइए घर से। बाकी आपसे यहाँ ना किसी खाने का पैसा लिया जाएगा, ना रूम का पैसा लिया जाएगा, ना किसी चीज़ का। इवन यहाँ गर्म पानी भी मिलता है आपको। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल जैसे कि भाई निःशुल्क है तो ठंडा पानी दे दिया, चल रहा है जैसे तैसे, ऐसा नहीं है। यहाँ आपको गर्म पानी भी मिलेगा नहाने के लिए, जूस भी मिलेगा। जो सुरेश भाई साहब है हमारे गुरुजी, वो खुद अपने हाथों से जूस बना के हर चीज़ के लिए ये करते हैं। उनकी एनर्जी आप देखोगे, आप खुद मोटिवेट हो जाओगे कि यार वो अभी नवरात्रि में केवल 1 गिलास जूस पे यानी पानी पे रहते हैं, नारियल पानी पे, और इतनी एनर्जी से भरपूर है कि आप सोच नहीं सकते उसे। तो इन 10 दिनों में ना जो माहौल था, तो पॉजिटिव माहौल लगा आपको, पूरा। और जो आसपास के लोग थे, जो और भी साधक आए हुए हैं, तो किस तरह के, मतलब यहाँ पे आपको कभी लगा कि कुछ डर होगा, या मुझे कुछ हो जाएगा, या भविष्य मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, ये रोग ठीक होगा भी नहीं होगा, मतलब नॉर्मल किस तरह का, मतलब कैसे दिन कटे, कैसे कटे ये? जी देखिए, कई लोग आते हैं यहाँ पे आश्रम में, तो जिनको ज़्यादा पता नहीं होता, वो तो सोचते हैं कि यहाँ पे सारे बीमार आदमी आए हुए हैं और नेगेटिव थिंग्स लाते हैं अपने अंदर कि या तो सारे बीमार है, यहाँ पे तो रहना ही ऐसा है वैसा है। कई होते हैं ऐसे लोग, जो मेरे को एक अच्छी चीज़ सुनने हुई। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है, जितने भी साधक आए हैं, जितने भी, मैं जिनको यहाँ पे, जिनके साथ मैं 9-10 दिन रहा हूँ, इतने सारे साधक इतने अच्छे हैं, इतने हेल्पफुल हैं, एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। मतलब माता जी के साथ साथ उन लोगों ने भी हमारे को प्रोत्साहन किया, मतलब कि बता रहे हैं अपने बारे कि हमको ये प्रॉब्लम है, आपको क्या है, आपको ये प्रॉब्लम, कोई नहीं, आप ठीक हो जाओगे, ऐसे चिंता मत करो, हम पहले भी आए थे यहाँ पे, अब दोबारा आए हैं। यहाँ पे कहते हैं राधा जी हैं, उनके हस्बैंड हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छी हमारी हेल्प करी है, बताए हैं। मतलब साधक इतने अच्छे हैं यहाँ पे कि आपको कभी भी नेगेटिव थिंग नहीं दिखेगी यहाँ पे कि कोई नेगेटिव थिंग आ रही है। आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे। अगर आप नेगेटिव होना भी चाहोगे ना, तो आपके जितने आसपास के जो साधक है वो आपको पॉजिटिव करने में लगे रहेंगे, और उसमें कोई डर नहीं होता, आपको और अच्छा लगता है और मज़ा आता है यहाँ पे, आप मतलब खुश होकर रहते हैं यहाँ पे। तो इन 9 दिनों में आपने किस तरह का आहार लिया, थोड़ा सा रेसिपीज़ बताएंगे? जी, मैंने पहले ग्रीन जूस लिया था, उसके बाद मैंने 3 दिन का निर्जला व्रत रखा था। उसके बाद भी सबसे अच्छी बात है कि आप जब निर्जला रखते हैं तो आपको ये नहीं पता होता क्वांटिटी कितनी लेनी है जूस की, कितना लेना है, कितना नहीं लेना। तो सुरेश सर जी ने बताया कि आप आधा गिलास लेना, और धीरे धीरे सिप लेके 20 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, जितना आप धीरे धीरे लोगे उतना धीरे से ख़त्म करना, मतलब एकदम से गट करके नहीं पीना है। और फिर दोबारा से आपको दोबारा जूस लेना है। तो जूस तो आपकी प्रथम वो है कि आपको जूस, जो कैंसर जो पेशेंट है उनको तो जूस पे ही रहना पड़ता है, और जितने दूसरे साधक हैं जिनको दूसरी बीमारी, उनको दूसरी डाइट मिल जाती है, जैसे फ्रूट्स दूसरे मिल गए, आपको तरबूज मिल गया, पपीता मिल गया, ऑरेंजेस मिल गए, लेने का आपको फल में ही, तो फल में ही आपको उनको मिलेगा। लेकिन जो कैंसर साधक हैं, जो जितने भी आए हुए पेशेंट, उनको जूस पे ही डिपेंड होना, जूस पे ही दिया जाता है, क्योंकि वो जल्दी से रिकवर कर सके, जो उनको पचाने में ज़्यादा जोर ना लगे, उनकी शरीर को ज़्यादा जोर ना लगाना पड़े, क्योंकि वैसे ही पहले कमज़ोर होते हैं, और फिर और पचाने में किसी चीज़ को कहते जोर लगाएंगे तो और वो कमज़ोर होंगे। तो ऊपर से उस चीज़ का फिर हमारे को दिन ब दिन, जैसे फर्स्ट डे हमारे को कहते हैं डिटॉक्स जूस दिया, ग्रीन जूस दिया, फिर हमारे को अगले दिन हमारे को खीरे का, कहते हैं टमाटर का जूस दिया गया, फिर हमारे को गाजर का भी जूस दिया गया। फिर मुझको बोला गया, अमित आप ग्रेप जूस आप कंटिन्यूसली आप वो करिए। तो मैं कंटिन्यूसली 4-5 दिन से ग्रेप्स जूस को पी रहा हूँ। आपको कौन से, मतलब आप ग्रीन जूस पे थे इतने दिन, ग्रीन जूस पे रहे, या कुछ और भी क्या खाया आपने? ग्रीन जूस लिया, उस 2 दिन ग्रीन जूस और ग्रेप्स जूस पे रहा। उसके बाद मैंने 3 दिन निर्जला किया। उसके बाद वापस मैं ग्रीन जूस और अपने वेजिटेबल जूस पे आया। अभी 9 दिन पूरा मैंने जूस पे ही ये किया। बाकी जो मेरे साथ में आए हैं
वो आराम से उनके लिए फल फ्रूट अलग रखे हुए हैं। तो अब आपको लग रहा है कि हम एएनडीएस से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकेंगे, आपको पूर्ण विश्वास हो चुका है? जी हो गए हैं। हो आपको जी हो गए हैं। पूर्ण विश्वास हो हाँ चुका जी, है? जैसा मैं आपको मेडिटेशन दिया गया और जैसे हमको बताया गया, जैसे हम कर रहे हैं, जैसे शिक्षा दी गई उसके हिसाब से तो हम हो गए हैं। तो अब आपको लगता है कि मैं अब कैंसर से जब मैं ठीक हो चुका हूँ, मतलब हो चुके हैं अब, अब आपको क्या लगता है कि मुझे कभी कभार पका हुआ आहार खा लेना चाहिए? मतलब क्या लगता है आपको, पके हुआ आहार के बारे में क्या सोच है बाबा आपकी? जी, अगर मैं चाहूँगा कि मेरे को दोबारा कैंसर हो जाए तो मेरे को अपनी जीभ का माननी चाहिए, टेस्ट की माननी चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं कैंसर दोबारा नहीं चाहता अपनी लाइफ में, तो मेरे को पका हुआ आहार तो छोड़ना ही पड़ेगा। हमको बिल्कुल प्राकृतिक आहार पे आना पड़ेगा। और कोई बड़ी चीज़ नहीं है प्राकृतिक आहार पे आना, मतलब प्राकृतिक आहार मतलब पके हुए खाने को छोड़ना कोई बड़ी चीज़ नहीं है आपके लिए। आप प्राकृतिक आहार को एक बार खा के तो देखिए, आपको स्टार्टिंग में लगता है। दूसरी चीज़, आपको एक चीज़ और बताऊंगा भाई साहब, कि आप जब पका हुआ खाना खाते हैं ना और थोड़ा स्वादिष्ट लगता है, तो आप सोचते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा और खा लूँ, थोड़ा सा और। 2 की जगह 4, 4 की जगह 6 रोटी पता नहीं चलती आपकी। लेकिन प्राकृतिक आहार में आपको जितना भी स्वाद लग रहा है, लेकिन क्वांटिटी आप उतनी खा पाएंगे जितनी आपको पेट की ज़रूरत है। वो अलाउड ही नहीं करेगा, आपका मन ऐसे करेगा नहीं बस, क्योंकि ये कुदरती आपको फील करवा देते हैं कि ये आपके लिए बस हो चुका है और बस इतना। तो आपको क्या लगता है कि आप आने वाले समय में पका हुआ आहार खाएंगे, पका हुआ आहार स्वस्थ होने के बाद? कभी नहीं। क्यों? यहाँ आके हमें अपना आहार पता चल चुका है कि अपना आहार नेचुरल आहार है, जो हमें प्रकृति ने दिया है वही खाना है। और पका हुआ आहार खा के फिर से इसमें आना है। अब हमें तो, मेरे तो घर वालों ने भी पूरा छोड़ चुके हैं पका आहार, सब नेचुरल डाइट पर आ चुके हैं। तो इसीलिए कभी नहीं अब पका हुआ आहार तो। पका हुआ आहार कभी नहीं खाएंगे, चावल दाल सब्जी चपाती कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं। प्राकृतिक आहार पर ही रहेंगे, प्राकृतिक आहार है पर ना? ही रहेंगे। चलो अब अंत में 1-2 सवाल पूछते हैं। जब हम एएनडीएस की लोगों से बात करते हैं या अपने घर के आसपास एएनडीएस के बारे में बात करते हैं, तो किस तरह का जो आसपास के जो लोग हैं जो पका हुआ आहार ज़्यादा खाते हैं, तो आपसे आपका उनका बिहेव आपके साथ कैसा होता है? जैसे मतलब देखिए, अभी तो मैं जब घर जाऊंगा बताऊंगा तो वो चीज़ तो मेरे को बाद में पता चलेगी, लेकिन आने से ही पहले कई लोगों ने मुझको बोला कि यार तू कहाँ जा रहा है, तेरे को कैसे विश्वास है कि तू वहाँ पे जाके ऐसे कर लेगा, और तू ये खाना छोड़ के कैसे रह सकता है, तेरी बॉडी में कमज़ोरी नहीं आ जाएगी, तू कैसे उसको करेगा। तो देखिए, बातें तो कहते हैं लोग बनाएंगे ही बनाएंगे कि आपको क्या करना है, लेकिन आपको देखना है आपको करना क्या है। अब मेरे जीवन की कहते हैं, अगर मैं अपने जीवन के लिए कोई कहते हैं मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो गलती मेरी है। और वो लोग डिसीजन ले रहे हैं जिनको पता भी नहीं है। अगर इन केस मैं आप उनके कहने पे चलो इलाज भी करवा लेता हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार होगा जो मेरी हेल्प करेगा, अगर मेरे कहते लाखों में बिल आ जाए, तो क्या आपको लगता है कोई मेरा बिल देने के लिए आगे बढ़ेगा? नहीं होता ऐसा। बोलने के लिए सब होते हैं, लेकिन करने के लिए बहुत कम होते हैं, इक्का तुक्का ही होंगे। ठीक है, मेरा एक छोटा कज़न भाई है, उसने मेरी बहुत हेल्प करी है, मैं संदीप नाम है उसका। तो ऐसे लोग कम होते हैं कि वो सब आपकी हेल्प कर दें एकदम से। देखिए, बोलने के लिए सब बोलेंगे, लेकिन करने के लिए बहुत कम आएंगे। जब हमको पता है कि हमारी मदद नहीं हो सकती कहीं से, हम इतना ज़्यादा इलाज नहीं करवा सकते, हम प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर जाएंगे तो कई हज़ारों के और कई लाखों के भी इंजेक्शन्स होते हैं, वो हम पुट नहीं कर। कैंसर में तो इंजेक्शन्स ही आ रही हैं बाहर से, हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। और गवर्नमेंट में आपको पता है कि कहते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको डेट ज़्यादा मिलती है, और जो उनकी जो वो होगा वो कितना लंबा चलेगा हमको खुद नहीं पता, कितना स्लो चलेगा वो नहीं पता। तो इसलिए मैं ज़्यादा जल्दी देर ना करके मैं इसलिए यहाँ पे जाया कि कम से कम मेरा कोई ट्रीटमेंट तो स्टार्ट होगा, कुछ तो होगा यहाँ पे। और जब मेरे को पता चल रहा है कि मेरे को आहार ही चेंज करना है, तो मैं क्यों ना यहाँ पे आ जाऊँ। देखिए, बोलने वाले से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने दिमाग की सुने, दिमाग से समझें। और आपको लगता है कि नहीं मुझको पता करना है, तो बहुत सी वीडियो हैं यूट्यूब में, कईयों ने बता रखा है, कई साधक ऐसे हैं जो सही होके गए हैं यहाँ से, तो उनसे बात करिए। मैंने बात करी थी, एक अशोक मंडल साहब थे, उनको 25 घाटे थी, उनको भी लंग्स कैंसर ही था। तो उन्होंने बताया अपनी, उन्होंने मेरे को यहाँ का ही नंबर दिया, आनंदी माँ का नंबर दिया, अगर आपको अगर जाना है तो आप वहाँ पे जाइए। क्यों? क्योंकि वो भी साधक थे, उन्होंने 21 दिन का निर्जला वो रखा था,
उसके बाद उनकी जो गांठें थी कम से कम 18-19 गांठें ख़त्म हो गई। तो मैं तो उनका भी शुक्रिया करूँगा अशोक मंडल साहब का। और बायदा वो कहते हैं कलकत्ता में रहता है और कहते हैं इंजीनियर आदमी है, इतने पढ़ा लिखा आदमी हमें आपको गाइड कर रहा है, नहीं तो कहते कौन जाता है। तो आप साधुओं से बात करिए, उनसे वो लीजिए कि आप कितने कॉन्फिडेंस में आते हैं, और जब आपको यहाँ पे आके पता चलेगा तो आपको तो पता चल जाएगा कि कौन कितना सच है क्या नहीं है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपको यहीं पे आके ही पता चलेगा आपका। जब आपको यहाँ पे जब चीज़ें आप ग्रहण करेंगे और वो क्रियाओं को करना स्टार्ट करेंगे, मेडिटेशन लेंगे, तो वैसे ही आधे स्वस्थ तो आप तभी हो जाएंगे। और आधे आप जब अपने उस पे विल पावर पे आपको जो बताया है, अगर आप वो पूरा कर देंगे तो आप बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। अच्छा, अब अंत में सवाल ये है कि जैसे यहाँ का आप दिल्ली से हो, आप दिल्ली से हो, आप मध्य मध्य प्रदेश से। प्रदेश से, तो यहाँ का सुंदरनगर का माहौल आपको किस तरह का लगा? यहाँ का शुद्ध वातावरण वगैरह, यहाँ का आश्रम में रहना इतने दिन किस तरह का लगा आपको? जी, वातावरण तो यहाँ का मैं पहले ही बोल चुका हूँ, दिल्ली से तो बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत ताज़ी हवा है, बहुत प्यारी ऑक्सीजन है। आप जैसे ही उठेंगे यहाँ पे पहाड़ दिखते हैं, इतने सारे प्यारे प्यारे चीज़ें दिखती है, चिड़ियाओं की चैं चैं दिखती है। आप दिल्ली में उठेंगे तो गाड़ी की पैं पैं दिखेगी तो वो चीज़ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है। ताज़े फल मिलते हैं खाने को, ताज़ी सब्जियाँ दिखती हैं, अच्छे लोग हैं यहाँ पे, एक दूसरे की हेल्प करने वाले हैं। अगर आप कहीं रास्ता पूछ रहे हैं तो आपको सीधा बताएंगे, ये नहीं आपको लूट रहे हैं यहाँ पे कि नहीं भाई आपको यहाँ पे जाना है और इतने पैसे लगेंगे, ये नहीं है। आपका जितना किराया है उतना ही किराया लेंगे आपसे, अच्छे भाव से आपसे बात करेंगे, कोई गुस्सा नहीं। मैं तो आज तक अभी तक किसी को गुस्सा करते देखा नहीं यहाँ पे। नेचर इतना अच्छा है, तो लोग भी इतने प्यारे और इतने अच्छे नेचर हैं, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मेरा तो मन भी नहीं कर रहा है जाने का यहाँ से, लेकिन सही बताओ तो जाना पड़ रहा है, क्योंकि घर है, बच्चे हैं, उनको देखना है, तो इसलिए जाना पड़ रहा है। आपको कैसा लगा यहाँ पे? यहाँ आकर बहुत बढ़िया लगा। लोग वक्त पैसे दे के कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं, वही सेम हमको फीलिंग यहाँ आती है, क्योंकि यहाँ भी पहाड़ी पर बसा हुआ ये आश्रम है। और यहाँ के जो लोग हैं इतने अच्छे हैं कि हर कोई अपना सेवा भाव दिखाता है। जैसे यहाँ पे अंकित भाई है, वो भी अपनी सेवा भाव में है। बहुत जेपी भाई है, वो भी अपनी सेवा भाव है। यानी हर कोई अपनी मदद करने में तैयार रहता है। उनसे कुछ भी पूछो, कभी ये नहीं बोलेंगे कि हमें नहीं पता। जो भी सवाल पूछेंगे बताएंगे बाकायदा, ऐसा। और यहाँ का वातावरण जो देखेंगे एकदम, एक तो यहाँ की एयर क्वालिटी सबसे बढ़िया, पूरी पहाड़ी पर पेड़ पौधे लगे हुए, कहीं भी नज़र घुमाओ पेड़ पौधे ही मिलेंगे। ये है। अभी आप इतने दिनों से प्राकृतिक आहार पे हो ना, तो आपने सच सच बताना, पानी कितना पिया है यहाँ पे? पानी जी, पानी मैंने बस एक बीच में एक बार 1 घूंट पिया है, 1 या 2 घूंट। ये तो मैं प्राकृतिक आहार पर, और एनिमा करके हमको प्यास ही नहीं लगती है, और प्राकृतिक आहार लेते हैं तो उसमें भी हमको पता नहीं चलता। मेरे ख्याल से जितने साधक हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से पानी तो बहुत कम लोगों ने पिया ही है, मेरे ख्याल से ना ही पिया ही नहीं है मेरे ख्याल से। उसका क्या कारण? पानी की मतलब प्यास क्यों नहीं लगती? एक तो सबसे बड़ा कारण है इसका एनिमा। जब आप एनिमा करते हैं तो एनिमा से भी आपको जो कहते हैं पानी की कमी होती है वो भी पूरी होती है, और एनिमा हमारी गंदगी भी निकालता है। आप देखिए, एनिमा हमारी गंदगी भी निकाल रहा है, हमारे पानी की भी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। तो ये दो तरीके से भी काम करता है। तो फिर उसके बाद हम फल पे रहते हैं। और ज़्यादा अच्छी बात यह कि आप जब कहते हैं निर्जला व्रत रख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको प्यास तो लगेगी। तो एनिमा को साथ में करने के लिए कहते हैं, जो गंदगी है साथ के साथ निकालने के लिए कहते हैं, उससे हमको प्यास भी नहीं लगती है। तो मेरे को तो मेन कारण एनिमा से ही लगता है, और उसको करने से हमारी कहते हैं गंदगी पूरी साफ़ हो जाती है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मान लो कोई ये वीडियो चल रहा है अभी, इस वीडियो को कोई देख रहा है, यूट्यूब पे देख रहा है ना? अगर कोई इस वीडियो को क्लिक कर रहा है, कोई कैंसर पेशेंट है, वो कैंसर से दुखी है ना? तो उसने ये वीडियो देखा जी, और उसको भी लगा कि मुझे भी एनडीएस में आना चाहिए। जी, जी, जी। तो आप उस व्यक्ति को, जो ऐसा व्यक्ति है जो कैंसर से पीड़ित है, जिसे बहुत डर हो चुका है, या उसको डॉक्टर ने बोल दिया कि अब आपके पास वक्त नहीं है, तो आप उसको क्या कहना चाहोगे? मतलब उसको क्या कहना चाहोगे आप? जी, मैं तो पहले उस पेशेंट से कहूँगा, जितना तेरे को रोना है भाई, पहले दिन दूसरे दिन रो ले, चाहे 2 दिन लगे 3 लगे, रो लो पहले, ठीक है ना? रो लो, दिल खुल करके रो लो। फैमिली मेम्बर को रोना है, रो लो। और ठीक होना है तो ANDS में आ जाओ, ठीक है? इसका फुल फॉर्म बता दो। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, ठीक है ना? यहाँ पे आ जाइए आप। आपको कभी भी लगेगा ही नहीं कि आप ठीक नहीं हो सकते, ठीक है ना?
वो ही आपको आपका डर मार देता है पहले तो। आपको रिश्तेदार ऐसे पूछने के लिए आएंगे घर पे कि भाई क्या हो गया आपको, क्या बीमार हो गया। जैसे ही आएगा कोई भी, वो रोना स्टार्ट कर देगा आपके सामने। आप रोना भी नहीं चाहोगे, आपको उसको देख के आंसू निकल जाएंगे। आपको जो पीड़ा, आपको जो दर्द हो रहा है, आपको मेंटली दर्द जो वो हो रहा है, उस चीज़ से भी आपको लोग और टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद तो ये कर ले, तो ये कर ले, तो यहाँ पे जा, तो वहाँ पे जा, बाबा के पास जा। ठीक है, मैं तो ये कहूँगा कि आप किसी बाबा के पास के धक्के ना खाएं, हॉस्पिटल के धक्के ना खाएं। जहाँ पे आपको उपचार मिल रहा है, जहाँ पे आपको सही राह दिख रही है, आप वहाँ पे जाएं। पहले आप अपना डिसाइड करें पहले कि आपको करना क्या है। आपको एलोपैथिक में जाना है, होम्योपैथिक में जाना है, आयुर्वेदिक में जाना है, या ANDS में आना है। ANDS को भी मैं ये नहीं कहूँगा कि कहते हैं आपको पता नहीं है। आप कभी भी वीडियो खोल के देखिए, आपको पता चलेगा। प्राकृतिक आहार के बारे में खोलेंगे, आपको सबसे पहले ANDS के बारे में ही आपको वीडियो दिखाई देगी, और उसके बारे में उसको पहले देखना स्टार्ट कीजिए। रिसर्च करिए उस चीज़ की, वीडियो की रिसर्च करिए कि क्या है ये, किस चीज़ से आपको फ़ायदा हो रहा है, और सीधा यहाँ पे अपना बैग बांधिए और सीधा यहाँ पे आइए। आप क्या कहना चाहेंगे अगर कोई कैंसर पेशेंट इस वीडियो को देख रहा है तो उसको क्या कहना चाहेंगे आप? जो भी कैंसर पेशेंट इस वीडियो को देख रहा है, उसे सबसे पहले किसी चीज़ से डरना नहीं है। एक कैंसर एक हवा बना के रखा हुआ है लोगों ने कि हाँ ये ऐसा है, ये बीमारी ऐसी है। अपने अंदर के डर को मिटा के यहाँ पे बात करिए और ANDS को फॉलो करके यहाँ आइए शिविर में। आपका पूरा डर भी निकलेगा, बीमारी भी क्योर होगी आपकी, और आप भी पूरे स्वस्थ होके जाएंगे यहाँ से। लेकिन आपको करना पड़ेगा। ANDS फॉलो करेंगे तो होगा। अगर आपने चीटिंग करी तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आपको अपना मन लगा के करना पड़ेगा जो यहाँ सिखाया जाएगा। तब आपको कैंसर शब्द से कुछ डर लग रहा है? कुछ ऐसा कुछ डर लग रहा है आपको कैंसर शब्द से? जी, आपको मेरे फेस से लग रहा है? नहीं, जी, बिल्कुल लग रहा है। पहले तो मैं मुंह लटका के पड़ा रहता था, अब तो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। आपको जाना है, इन भाई साहब को जाना है, बातें करता हूँ। दिन में हम सब बैठते हैं, जब हमारी क्लासेस पूरी कंप्लीट होती है तो मैं आपको 15-20 आधा घंटा एक दूसरे से बात करने को मिलता है, तो हमको पता है और बहुत अच्छा लगता है। बहुत पहले से पॉजिटिव हुए हैं हम। तो मेरे को तो कहते हैं बहुत फ़र्क लगा भाई साहब। देखिए, आपको एक कहते हैं ना, तिनके का सहारा तक मिल जाए तो उसमें ही आदमी सोचता है, और कहता है मरता क्या नहीं करता। मरते को कुछ भी करना पड़ेगा, वो करेगा। हमारी हालत तो हमको पता है कैसी थी, लेकिन आज हम यहाँ से वापस जा रहे हैं तो हमारे अंदर उत्साह है ठीक होने का। हम ठीक हो गए, अब जाके घर में अपने घर वालों के पास जाएंगे, मिलेंगे, समझाएंगे। और सबसे पहले तो मेरा एक ही काम रहेगा कि मैं अपने घर में लोगों का दूध छुड़वाऊँ। जो गाय के ऊपर अत्याचार होते हैं, उसके बछड़े पे अत्याचार होते हैं, और हम स्वाद लेके उसको पी रहे हैं। और आप ये देखिए, गाय को जब दूध, गाय 5-6 बार जब बच्चा पैदा करती है, उसके बाद गाय दूध नहीं दे पाती, बच्चा नहीं कर रही तो पैदा दूध भी नहीं देगी। तो उसके बाद होता क्या, कभी सोचा है किसी ने? उस गाय को मार दिया जाता है, हलाल कर दिया जाता है, खाने पे दिया जाता है, चमड़ा निकाला जाता है। वो खाने के लिए ही यूज़ करते हैं लोग जो नॉनवेज खा रहे हैं। तो ये जो हमने जो ये कहते हैं धीरे धीरे दूध पी के हमने इस बिज़नेस को भी बहुत बड़ा बना दिया है। और चाह के भी ये बिज़नेस छोटा नहीं हो पा रहा, होगा भी नहीं, क्योंकि लोगों की बहुत सपोर्ट, जो चाहते ही नहीं है कि उनको प्रॉफिट हो, वो पैसा कमा रहे हैं, तो वो चाहेंगे नहीं कि बिज़नेस बंद हो। हमारे चाहने से सब कुछ हो सकता है अगर हम इस दूध को पीना बंद कर दें। नारियल के दूध में आ जाए, सोयाबीन के दूध में आ जाए, बादाम के दूध में आ जाए। खाली चाय बनानी है, चाय बना के पी लो, जरूर कहिए वही दूध लेना है आपको। अगर आपका मम्मी का दूध आप पी रहे हैं और आपकी मम्मी का दूध आपको ना पीने को मिले बचपन में, और आपकी मम्मी का दूध निकाल के कहीं बेच दें, तो आपके साथ क्या होगा? आपकी कहते हैं ग्रोथ हो जाएगी? नहीं होगी। वैसे उन बच्चों का जो गाय के बच्चे होते हैं उनको ग्रोथ ही नहीं हो पाती है। और ग्रोथ क्या, लोग तो उनको जानबूझ के भूखा मार भी देते हैं। और अगर चलो भूखा मार भी दे, भूखा मारने के बाद क्या होता है कि गाय ने दूध देना बंद कर दिया, तो उसी गाय के बछड़े के खाल के अंदर भूसा भर के उसको दिखाते कि गाय का बच्चा जिंदा है और तू दूध दे दे। तो कैसे कैसे अत्याचार इंसान कर रहा है। हम इस पृथ्वी में सबसे बुद्धिमान जीव माने जाते हैं, और हमारी बुद्धिमत्ता से हम दूसरों को दुख पहुंचा रहे हैं। अगर कष्ट दे रहे हैं तो हमारा जीने का फायदा है, और वही कष्ट हमारे को मिले तो हम कहेंगे अरे यार ये तो हमारे साथ कर दिया, कैसे कर दिया।
हाय हाय करने लग जाते हैं। जो पीड़ा वहाँ पे सह रही है, क्या वो बोल नहीं पाती, तो क्या उसको दुख नहीं हो रहा? दुख तो उसको भी हो रहा है ना, बछड़े को भी हो रहा है। तो हम अपनी आंखें बंदर की तरह क्यों बंद कर रहे हैं? अब हमारा वक्त है आंख खोलने का। हमारे किसान भाइयों को भी सोचना चाहिए कि अब हमारे को जो कहता है दवाइयाँ डाल के जो खेती बाड़ी की जा रही है उस चीज़ को बंद करें, नेचुरली चीज़ से उगाएं, जो कि वो भी सही रहे, हम भी रहें। क्योंकि जैसे हम खा रहे हैं वो भी कहीं से कुछ खा रहे होंगे। और दूध से बड़ी चीज़ है ये, दूध से बनी हुई चीज़ों को भी हमारे को त्याग करना पड़ेगा। चॉकलेट, मक्खन, घी, ये सब आदि चीज़ों को हमारे को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम स्वस्थ होंगे। हमको दूसरी चीज़ पे आना पड़ेगा। सोयाबीन का दूध पीजिए, बहुत अच्छा दूध होता है। गोले का भी दूध हमने पिया है, बहुत अच्छा होता है। तो हमको चेंज होना पड़ेगा, पहल तो हमको ही करनी पड़ेगी, कोई दूसरा पहल करने नहीं आएगा। नहीं तो ये बिजनेस तो चलता रहेगा, कुर्ता चलती रहेगी, पशु का कहते हैं हत्या चलती रहेगी, चाहे उसमें गाय हो, बैल हो, और कहते हैं भैंस क्यों ना हो। ठीक है जी, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि पहले परिवर्तन में मैं दूध के ऊपर अपने परिवार में दूध बंद करना चाहूँगा। आप क्या करना चाहोगे अपने परिवार का में परिवर्तन क्या करना चाहोगे? मेरे परिवार में सबसे पहले दूध ही बंद हुआ है, उसके बाद बाकी चीज़ें ANDS को फॉलो किया गया। सब ने पहले चाय पीते थे उठते ही, सभी ने पहले चाय बंद करी है, उसके बाद फिर ANDS प्राकृतिक आहार पे आए हैं सभी लोग। तो इसकी शुरुआत अपने को अपने घर से ही करनी पड़ेगी, उसके बाद हम दूसरे लोगों को समझा पाएंगे कि हाँ भाई ऐसा होता है। तो इसका अच्छा विकल्प जैसे भाई साहब ने बताया कि वीगन बनिए। सबसे अच्छी चीज़ है वीगन बनना। इसमें आप किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करते, प्राकृतिक आहार पे रहते हैं और शुद्ध वातावरण मिलेगा। इतना बड़ा जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है ये अपने आहार के ही कारण तो आ रहा है। आज गैस की हाय लगी हुई है कि गैस नहीं मिल रही 18-20 दिन की। अगर हर व्यक्ति प्राकृतिक आहार पे आए तो गैस की इतनी ज़रूरत ही कहाँ होगी। जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, गैस नहीं निकलेगी, पेट्रोलियम नहीं निकलेगा, तो इतनी टेंशन ही नहीं रहेगी दुनिया को। ये सबसे सही आहार है। तो आज का ये इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त हुआ। अंत में बस मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप जो इस सुंदरनगर आश्रम के दिव्य शीष परम सुख आश्रम के जो संचालक हैं आनंदी माता जी और सुरेश मलिक जी, उनको क्या कहना चाहते हैं? जी, हम उनको तो हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। उनके तो जितने चरण छुए, जितना उनसे आशीर्वाद ले उतना ही कम है। और जो वो सेवा माँ को दे रहे हैं, जैसे हमने उनसे सीख ली है, वैसे ही हम चाहेंगे कि आगे हम भी उनकी तरह दूसरों की सेवा करें, दूसरों की मदद करें। और जितने कैंसर पेशेंट्स हैं उनको समझाएं और बताएं कि आप ऐसे करके यहाँ से ठीक हो सकते हैं। अब आप जो माता जी है, माता जी ने हमें बहुत अच्छी ज्ञान की बातें बताई, इस चीज़ से लड़ने के लिए पॉजिटिव वे दिया। और जो सुरेश मलिक जी है हमारे गुरुदेव जी, उन्होंने हमें ये बताया, एक माँ की तरह उन्होंने हर चीज़ एक एक जूस से लेके हर चीज़ हमें बताई कि कैसे ये करना है और हमारी सेवा करी। हम भी यही चाहते हैं कि हम आगे यहाँ से जैसे ठीक हो गए, आगे जाकर हम दूसरों को भी यही भाव से बताएं कि इस चीज़ को ऐसे लड़ सकते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ से। जो करना है, जैसे भाई साहब ने बोला है, रोना है 1 दिन रो, 2 दिन रो, इससे ज़्यादा कोई ये नहीं। उसके बाद ये चीज़ करो और आराम से ठीक हो जाओगे। मन में इतना विश्वास है, हम ठीक हुए हैं तो हमें भी विश्वास है। यहाँ आके पॉजिटिव वे में यही लग रहा है कि हम आके ठीक हो गए हैं, हमें अब कोई बीमारी नहीं है। इतना अच्छा वातावरण है ये, इसमें केवल माता जी और सुरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमें ये पॉजिटिव वे में अपने माइंड को लाने में बहुत साथ दिया। आश्रम में आना चाहोगे इसके बाद भी? जी, अब बहुत ज़रूर आऊँगा। लेकिन मैं एक भाई साहब को और बोलूँगा, अंकित भाई साहब को, मैं बोला नहीं है। अंकित भाई साहब इतने अच्छे भाई साहब हैं यहाँ पे, वो भी जो हमारी बहुत हेल्प करते हैं, पानी गर्म करने से लेके वो भी बहुत हेल्प करते हैं। हमारे को कहते हैं प्रोजेक्ट पे वीडियो वगैरह दिखा के बहुत सारी ज्ञान की बातें भी दिखाते हैं। और जब भी हमारे को जरूरत पड़ी है हमेशा हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमारे को बताने के लिए, हेल्प करने के लिए। रजाई गद्दों की कभी कमी नहीं हुई है। अगर हम आपको ठंड लग रही है तो हमारे को रजाई गद्दे अगर रात को अगर 12-1 बजे भी मांगोगे तो वो भी हमारे को देने आ जाते थे। तो उनका भी बहुत बहुत वो है, और मैं तो शुक्रिया अदा करूँगा उनका। आप आना चाहोगे दोबारा? जी हाँ, दोबारा मैं आना चाहूँगा और यहाँ अपनी सेवा देना चाहूँगा। अब पेशेंट तो रहे नहीं, अब केवल सेवा देने ही आना है जी, यहाँ पे। दोस्तों, ये थे अमित जी
दिल्ली से और प्रमोद जी भोपाल से। इन्होंने आज के वीडियो में अपना खुद का अनुभव शेयर किया इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से कि कैसे उनको ये इतनी जो बड़ी बीमारी है, कैंसर जैसा जो घातक रोग है, ये हो चुका था, लेकिन अब ANDS के माध्यम से अब ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। आपने पूरा ये वीडियो देख लिया, किस तरह से ये मुस्कुरा रहे हैं, किस तरह से ये खुश है और खुश होकर के ये अब अपने घरों में जा रहे हैं और यहाँ से ये प्रण लेके जा रहे हैं कि हम भी आने वाले समय में जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, जो भी हमारे समाज में लोग रहते हैं, उनको भी हम जागरूक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वस्थ करेंगे और इस आश्रम में हम बार बार आते रहेंगे। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अमित जी और प्रमोद जी, आपका इस चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चैनल में आए और मुझे तो सच में आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस तरह के इंटरव्यूज़ मैंने ना पहली बार किया हुआ है आपके माध्यम से, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल पे आए, आपने कीमती समय निकाला और मेरे को सबसे बड़ी बात ये होती है कि इतनी दूर से चलकर आप इतनी दूर से चल के यहाँ पे आए हुए हैं, बल्कि मेरे तो घर यहीं पे, मैं तो मंडी का ही हूँ, मैं भी आया हूँ, तो मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा इस आश्रम में आके। बहुत अच्छे बातें सिखाई गई यहाँ पे, तो कुल मिला के जो अनुभव मेरा भी है वो भी बहुत अच्छा है। तो मैं भी यूट्यूब के माध्यम से लोगों को जागरूक करूँगा और ऐसे भी लोगों को, अपने जो दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको भी जागरूक करूँगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस स्वास्थ्य प्रणाली से ना मेरी माता जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी हैं अब बिन दवाई के। उनको गॉल ब्लैडर स्टोन्स थे, वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं। तो दोस्तों, धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए और इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।